नमस्कार साथियों, ज्ञान विविधि संस्कृत के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे मैं अरविंद पारिक आपका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूँ। कल हम पढ़ रहे थे मौर्य प्रशासन और आज अपना छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है मौर्य प्रशासन में। फिर हम गुप्तकाल शुरू करेंगे। तो मौर्य प्रशासन में कुछ शब्दावली बच गई है, अशोक के स्तंभ लेख बच गए हैं और थोड़ी सी लोक कला और पतन के कारण बच गए हैं। तो आइए हम उस पर चर्चा करते हैं। मौर्यकालीन कला। देखो, यहाँ से हमें पटना का जो बुलंदी बाग से नर्तकी की, पटना का जो बुलंदी बाग है, बाग से हमें एक मूर्ति मिलती है, नर्तकी की एक मर्ण मूर्ति है। मणि मूर्ति है, ठीक है। और तथा रथ का एक पहिया मिला है, रथ का एक पहिया मिला है। जिसमें ये ध्यान में रखना, जिसमें 24 तीलियां हैं। लोक कला आप कर दीजिएगा, हेडिंग कला नहीं कर आप लोक कला कर दीजिए। उस समय की लोक कला थी। लोक कला, ठीक है। और मथुरा से एक प्रखम ग्राम से प्राप्त यक्ष की मूर्ति, प्रखम ग्राम से यक्ष की मूर्ति, ये भी हमें मिली है। ये मणिभद्र मूर्ति भी कहलाती है, ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। मणिभद्र मूर्ति कहलाती है, ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। इसके अलावा हमें जो उड़ीसा में धौली, धौली और चौकट मैंने बताया था, धौली में चट्टान काटकर हाथी की आकृति बनाई गई है। ये थी लगभग लोक कला आपकी हो गई है। ये छोटा सा एक टॉपिक था। और यहाँ से एक यक्षी और ग्वालियर से मणिभद्र यक्ष मूर्ति है। तो ग्वालियर से यक्षी की मूर्ति, ये इतना सा आपका टॉपिक है। लोक कला का एकदम छोटा सा है, तो ये 4 या 5 लाइनें हैं। तो आप इसको लिख दो। पटना का जो बुलंदी बाग से एक नर्तकी की एक मर्ण मूर्ति मिली है तथा एक रथ का एक पहिया मिला है, जिसमें 24 तीलियां है, ठीक है। मथुरा से हमें एक प्रखम ग्राम की मूर्ति मिली है, जिसे मणिभद्र कहलाती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। इसमें उड़ीसा का जो धौली है, यहाँ से चट्टान काट कर किसकी आकृति मिली है? एक हाथी की आकृति, ठीक है। और ग्वालियर से एक मणिभद्र यक्ष की मूर्ति हमें प्राप्त हुई है। अब हम बात करते हैं मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण। पतन के कारण बहुत सारे थे, क्योंकि अशोक के समय के बाद में युद्ध भी नहीं लड़े गए थे, तो शांति प्रिय हो गए थे, जिसके कारण सेना जो थी, अहिंसक जो नीति थी, ये भी एक माना जाता है कि अहिंसक नीति के कारण भी इनका जो साम्राज्य है वो डमाडोल हो गया था।
व्यक्ति युद्ध करना ही भूल गए थे। लेकिन हम जो परीक्षा की दृष्टि से है, वो जो राइटर कहते हैं कि साहब मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण में कौन सा इतिहासकार क्या कहता है, उनकी हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आइए बात करते हैं इतिहासकार। ये थोड़ा सा आप इसे लिख लेना, इतिहासकार, और ये कारण देते हैं जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का मैंने आपको बताया था, एक तरफ इतिहास का, दूसरी तरफ पतन का कारण। पहले ये कहते हैं हेमचंद्र रायचौधरी। हेमचंद्र रायचौधरी ये कहते हैं कि सब अहिंसक एवं शांतिप्रिय नीति के कारण अहिंसक एवं शांतिप्रिय नीति के कारण जो है मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया था। ठीक है, फिर डी कौशाम्बी, आर्थिक संकट, नंबर 3 हरप्रसाद शास्त्री, ब्राह्मण विरोधी नीति। इसके अलावा आप लिखिएगा D.N. झा, एक आप और लिख लीजिएगा रोमिला थापर। रोमिला थापर ये कहती है केंद्रीय प्रशासन प्रशिक्षित नौकरशाही ब्यूरोक्रेसी। देखो इतिहासकार ये कहते हैं, हेमचंद्र रायचौधरी ये कहते हैं कि साहब अहिंसक जो नीति है शांतिप्रिय नीति के कारण, अहिंसक एवं शांतिप्रिय नीति के कारण मौर्य साम्राज्य का जो था वो पतन हो गया था। डी कौशाम्बी ये कहते हैं कि अत्यधिक दान देने से अशोक बोध हो गया था और इन्होंने दान अपने वस्त्र तक दान दे दिए थे, तो दान के कारण राजकोष खाली हो गया और आर्थिक संकट के कारण जो है मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया था। हरप्रसाद शास्त्री ये कहते हैं कि बौद्ध धर्म जो थे वो ब्राह्मणों के विरोधी थे और ब्राह्मण जो है विरोधी नीति के कारण इनका पतन हो गया। D.N. झा इतिहासकार में वो ये कहते हैं कि इनके उत्तराधिकारी अशोक के बाद में जितने भी उत्तराधिकारी हुए थे वो कमजोर थे और कमजोर उत्तराधिकारी के कारण इनका पतन हो गया था। पांचवी में जो प्राचीन भारतीय इतिहास की प्रमुख इतिहासकार महिला इतिहासकार है, ये कहती है कि साहब केंद्रीय जो प्रशासन था उसके कारण, दूसरा ये कारण देती है कि नौकरशाही अप्रशिक्षित यानी प्रशिक्षित लोगों का अभाव था और अप्रशिक्षित नौकरशाही के कारण जो है वो मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया था। तो देखो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ याद करने का तरीका। सबसे पहले हेमचंद्र रायचौधरी जो है ये कहते हैं कि इनकी जो नीति थी वो अहिंसक है। चौधरी जी जो है ना ये सियाणे हो गए हैं और ये कहते हैं साहब बदमाशी नहीं करेंगे, अहिंसा की नीति अपनाएंगे, शांति से रहेंगे, है ना। तो ये याद रखिएगा। फिर देखो डीडी, बैंक में जाते हैं कोई फॉर्म भरते हैं तो डीडी बनाते हैं पैसों की। डीडी किससे संबंधित होता है? पैसों से।
और पैसे किससे संबंधित होते हैं? पैसे होते ही हमारी आर्थिक स्थिति जो है वो सुधर जाती है ना। तो डीडी पैसों से संबंधित है और डीडी को हम ये कहते हैं कि साहब डीडी देते ही आपकी आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी। तो डीडी आर्थिक याद रह जाएगा। शास्त्री जी जो है उनको थोड़ा सा, शास्त्री ब्राह्मण होते हैं, ये कहते हैं कि साहब ब्राह्मणों के आप अगेंस्ट चलोगे, ब्राह्मणों के विरुद्ध अगर चलोगे तो पता नहीं, क्योंकि ब्राह्मण अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं। तो इनको थोड़ा सा ये होता है कि नहीं साहब हमारे से अगर आप बना के नहीं चलोगे तो आपका पतन होगा। तो और ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट रख लेना, RS 2008 का ये क्वेश्चन था, प्री का पूछा गया था कि ब्राह्मण विरोधी जो नीति थी वो किस इतिहासकार ने कहा था। 8 या 12 का ये प्री का क्वेश्चन था। तो हरप्रसाद शास्त्री जो थे ना ये कहते हैं कि ब्राह्मण विरोधी नीति थी। फिर देखो चौथा है D.N. झा, जिसका DNA कमजोर होता है वो व्यक्ति कमजोर होता है, ये मान के चलो। तो D.N. झा, झा को छोड़ दो, DNA याद रख लो कि जिसका DNA कमजोर है वो व्यक्ति ही कमजोर है। कमजोर तो उसके उत्तराधिकारी कमजोर होने थे। तो DNA कमजोर होते ही उत्तराधिकारी कमजोर हो गए। फिर अपनी अंतिम चीज रोमिला थप्पर। तो इसके दो है साहब। रोमिला थप्पर ये कहती है कि केंद्रीय प्रशासन और अप्रशिक्षित नौकरशाही। ये साहब आपका मौर्य काल जो था ये कंप्लीट हो गया है। अब हम कुछ बातें जो परीक्षा की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट है उन पर इनकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो था उसका मैं डायग्राम बनाकर आपको बता दिया था बीच में ये क्लास में अपना 18 या 19 मिनट की जो क्लास थी उसमें मैं आपको बता चुका हूँ। अब हम थोड़ा सा जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, एक तो थोड़ी सी शब्दावली जो है वो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि शब्दावली से हर बार क्वेश्चन आता है। एक अशोक के जो स्तंभ लेख है, अभिलेख है ना, उनकी थोड़ी सी जो 14 स्तंभ लेख है उनके बारे में हमने चर्चा नहीं की थी। तो हम आज अशोक के जो शिलालेख है और जो महत्वपूर्ण शब्दावली है उन पर चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मौर्य साम्राज्य की जो शब्दावली है उन पर। ये इंपॉर्टेंट रहता है, इनमें से क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। तो सबसे पहले मौर्यकालीन जो शब्द है और उनके जो अर्थ है वो आप लिखिएगा। सबसे पहले लिखिएगा, कुछ तो अपने रिपीट हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अपना भी रिवाइज हो रहा है। सीता, सीता में देखो राजकीय भूमि, राजकीय भूमि एवं इससे प्राप्त आय। नेक्स्ट आप लिखो बलि। बलि के बारे में मैं काफी बार बता चुका हूं, एक प्रकार का धार्मिक कर्म। इसके बाद में आप लिखिएगा क्षेत्रक, नाम से पता चल जाएगा भूमि का मालिक। भूमि का मालिक। फिर लिखो उपवास, काश्तकार। ये ध्यान में रखना भी। रूप जीवा, इसकी हमने चर्चा कर ली थी, जो वेश्यावृत्ति करके जीवन यापन करने वाली जो महिलाएं हैं वाली जो महिलाएं हैं वो, ठीक है। इसके बाद में आप लिखिएगा जेठक। ये इंपॉर्टेंट है भाई, जेठक जो है ना वो, जेठक है शिल्पी संघ का मुखिया। शिल्पी संघ का मुखिया। इसके बाद में श्रेष्ठी,
ये यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना, सेम से नाम है भी, ये व्यापारिक संघ का मुखिया। व्यापारी संघ का मुखिया। अब एक और आप लिख लीजिएगा, सातवां है व्यापारियों का काफिला संगठन, बहुत सारे व्यापारी एक साथ। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। ये सेट 2012 का क्वेश्चन था, ये सातवां क्या है ना। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है भी, ये तीनों आप थोड़ा सा और ज्यादा अच्छे से देख लेना। ये मैंने करवा दिया है, एक ये आप देख लेना, ठीक है। सीतामाता का काफी बार पूछा गया है। बलि के बारे में तो जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो शुरुआत हो जाती है कि बलि एक प्रकार का कर था, पहले अपनी इच्छा से दिया जाता था, बाद में धार्मिक जो कर था वो हो गया था। इसके बाद में आप लिखिएगा गृहपति, भूस्वामी, ठीक है। सेतु, सेतु का सोचिएगा क्या हो सकता है, फल फूल सब्जियों पर लिया जाने वाला कर, फल फूल सब्जियों पर लिया जाने वाला कर, ठीक है। ये आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट के बाद में, ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। एक हमें हमेशा चर्चा करते हैं, वो आप लिख लीजिएगा, काफी बार बता चुका हूं। विष्टि, बेगार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। विष्टि के बाद में आप लिखिएगा भाग, बलि और भाग दोनों कर थे। भाग जो था वो भूमिकर था, ये भूमिकर था, लेकिन भूमिकर के साथ ये किसानों की जो निजी भूमि थी उस पर लिया जाता था। ये ध्यान में रखिएगा, किसानों की जो निजी भूमि पर जो कर था ना, वो था आपका कौन सा, भाग। बलि और भाग में से दोनों नाम साथ में आते हैं। अमात्य, पता ही है ये तो आपको सभी को, है ना। क्या होता है, उच्च अधिकारी जो होते हैं ना, उच्च प्रशासनिक अधिकारियों का वर्णन है। उच्च प्रशासनिक अधिकारियों का वर्ग, ठीक है। अमात्य के बाद में आप लिखिएगा रज्जु। रज्जु जो है वो है भूमि माप के समय लिया जाने वाला कर, भूमि माप के समय लिया जाने वाला कर, ये रज्जु इंपॉर्टेंट है। फिर आप लिखिएगा उद्रंग, ये भी एक प्रकार का कर ही है, ये है सिंचाई कर, सिंचाई कर। एक हम पहले चर्चा कर चुके हैं पिछली कक्षाओं में, प्रणय कर, ये आपातकालीन कर है। आपातकालीन कर। फिर है सेना भक्तम, सेना भक्तम जो है वो है सेना पर जो सेना के प्रयाण के समय तेल और चावल के रूप में लिया जाता था, सेना कर है, नाम से पता चल जाएगा सेना कर। थोड़ा सा इसको अच्छे से देख लेना भी, सेना कर जो सेना के प्रयाण के समय
तेल व चावल, तेल व चावल के रूप में लिया जाता था। सेना भत्ता। ठीक है, इसके बाद में आप लिखिएगा हिरण्य, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आप इंपॉर्टेंट है। नगद कर है, चर्चा कर चुके हैं, है ना, नगद कर है। और हिरण्य जो है वो अनाज के रूप में नहीं लिया जाता है, ये ध्यान में रखना। नगद है, ये थोड़ा सा ध्यान है, अनाज के रूप में लिया जाता था। ठीक है, राष्ट्र, राष्ट्र का आप लिखिएगा अन्य साधनों से प्राप्त राजस्व है। प्राप्त राजस्व है। राष्ट्र के बाद में आप लिखिएगा अक्षपटलाध्यक्ष, अक्षपटलाध्यक्ष, महालेखापाल, महालेखापाल। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना, मिटा रहा हूं इसको। इसके बाद में आप लिखिएगा वार्ता, ये हम चर्चा कर चुके हैं। वार्ता इंपॉर्टेंट है। वार्ता 3 चीजें बताई थी मैंने आपको, क्या क्या है, कृषि, पशुपालन और वाणिज्य या व्यापार। कृषि, पशुपालन और व्यापार या वाणिज्य का सम्मिलित, ये वार्ता इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद में आप लिखिएगा पौर, राजधानी का शासक, राजधानी का शासक। ठीक है, प्रणय हो गया, राष्ट्र हो गया, पौर हो गया, है ना। और फिर आप लिखिएगा महामत्य सर्प, महामत्य सर्प, सर्प गुप्तचर विभाग का मुखिया। हमने गुप्तचरों की बात की थी। गुप्तचर में हमने बताए थे 2 प्रकार के थे, एक संस्था और एक संचारा। संस्था जो थे वो एक स्थान पर रहते थे, संचारा जो थे घूम फिर कर करते थे। तो महामत्य सर्प जो है वो गुप्तचर विभाग का मुखिया था। इसके बाद में हम बात करते हैं वार्ता अपना हो गया पत्थीकर, पत्थीकर, पत्थीकर है समाहर्ता द्वारा वसूल किया गया अतिरिक्त कर, समाहर्ता द्वारा वसूल किया गया अतिरिक्त कर, पत्थीकर। ठीक है, विविध, विविध पशुओं की जो रक्षा है के एवज में जो वसूल किया जाता था वो कर गया कर। पशुओं की जो रक्षा होती थी, है ना, पशुओं की रक्षा के लिए वसूला गया कर। फिर रक्षित,
रक्षित या रक्षिणी, है ना, चर्चा की थी। पुलिस, लेकिन ये आता है अर्थशास्त्र के अनुसार ही है, के अनुसार रक्षित, अर्थशास्त्र के अनुसार। फिर कोष्टेक, कोष्टेक, कोष्टेक भी आता है। तो कोष्टक तो याद मत कर लेना, कोष्टेक, कोष्टेक या कोष्टेक सरकारी जो जलाशय से सिंचित भूमि, सरकारी जलाशय से सिंचित भूमि से लिया जाने वाला कर, से लिया जाने वाला कर क्या कहलाता था? कोष्टक कहलाता था। ठीक है, बाद में आप लिखिएगा पिंड कर, पिंड कर, पिंड कर पूरे गांव से वर्ष भर में एक बार वसूला गया कर, पूरे गांव में वर्ष भर में वसूला गया एक कर कहलाता था पिंड कर। ठीक है, फिर आप लिखिएगा पार्श्व, पार्श्व लिखिएगा अधिक लाभ होने पर व्यापारियों से लिया जाने वाला कर, अधिक लाभ होने पर व्यापारियों से लिया जाने वाला कर। ठीक है, ये अपने हो गए वार्ता। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, कृषि पशुपालन और वाणिज्य का सम्मिलित रूप और राजधानी का शासक महामंत्री शर्त। गुप्तचर विभाग का मुखिया पत्तिकर समाहर्ता द्वारा वसूला किया गया अतिरिक्त कर विविध पशुओं की रक्षा के लिए रक्षित पुलिस, लेकिन ये अर्थशास्त्र के अनुसार है कोष्टेक, कोष्टेक या कोष्टेक सरकारी जलाशयों से सिंचित भूमि से लिया जाने वाला कर। फिर पिंड कर पूरे गांव में क्या होता था कि पूरे गांव में वसूला जाने वाला कर। और एक आपका हो गया पार्श्व, जब व्यापारियों को अत्यधिक लाभ हो जाता था, उस लाभ को होने के बाद में जो कर वसूला जाता था वो हो जाता था पार्श्व कर। अब 2 या 3 कर और है मुख्य मुख्य, तो वो आप और लिख लीजिएगा। काफी हो गए हैं वैसे तो, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। परिहीनक, परिहीनक, इसमें आप लिखिएगा सरकारी भूमि पर पशुओं द्वारा, सरकारी भूमि पर पशुओं द्वारा, सरकारी भूमि पर पशुओं द्वारा हानि पहुंचाने पर, आजकल तो हानि पहुंचाती है, पर लिया जाने वाला कर। आजकल तो जो आवारा पशु है वो फिरते रहते हैं ना, कोई ध्यान नहीं देता है, कई लोग मारे भी गए हैं, है ना। फिर आप लिखिएगा औपायनिक, औपायनिक, थोड़े से नाम ऐसे ही हैं, आप थोड़ा सा इसको ध्यान में रख लेना। विशेष अवसरों पर राजा को दी जाने वाली भेंट, विशेष अवसर पर राजा को दी जाने वाली
भेंट। औपायनिक, फिल्कर अपना हो गया, पर्स हो गया है ना, जाने वाला, दी जाने वाली पर्स अपना हो गया है ना। एक तो शॉर्ट व जेब तक वगैरह जूते मैंने बताए थे, उन पे थोड़ा सा ध्यान रख लेना आपको, इम्पोर्टेंट, हालांकि सभी इम्पोर्टेंट है लेकिन एक बार आप जरूर इनको पढ़ लेना। जो इम्पोर्टेंट बताइए उन पे थोड़ा सा विशेष ध्यान में देख लेना, क्योंकि वो कहीं ना कहीं किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, इसीलिए मैंने उन पे थोड़ा सा ज़्यादा वेटेज दिया है। ये आपकी मौर्यकालीन शब्दावली थी। कुछ शब्दावली एक दो में इनका जिक्र पहले कर चुका हूँ। अब जो अपनी जो कक्षा थी इसमें शब्दावली हो गई, थोड़ी सी लोककला हो गई और पठन के कारण हो गई। अब अपनी मौर्यकाल की इसके बाद में एक अंतिम कक्षा आएगी, अंतिम क्लास आएगी, जिसमें हम अशोक के जो स्तंभ लेख है और उनकी प्रवृत्ति जो है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।